नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। किसी भी उम्मीदवार के का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी वोट जो आप कमल के फूल को डालेंगे वो मोदी को सीधा जाएगा। ये खुद नरेंद्र मोदी ने कहा कर्नाटका चुनाव प्रचार के दौरान। आखिर का एक हफ्ता जब कर्नाटक बचाओ अभियान के तहत बीजेपी ने बुलाया नरेंद्र मोदी को कि आप चुनाव प्रचार कीजिए, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि जो सियासी ज़मीन है वो खिसक रही है। ये उन बहुत सारे बयानों में से एक है जो नरेंद्र मोदी ने दिए, यानी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अपने चेहरे पर, अपनी फेस वैल्यू पर नरेंद्र मोदी ने ये पूरा चुनाव लड़ा। और साफ तौर पे जब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी हैज़ लॉस्ट, नरेंद्र मोदी को शिकस्त हासिल हुई है, तो शायद इसको अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। ये जो कर्नाटक के चुनाव नतीजे रहे, इसके बहुत सारे सबक हैं भाजपा और कांग्रेस के लिए भी। ये तो हम इस पर चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन खासकर इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि 9 साल के पूरे लंबे इंतजार के बाद एक बड़ी कामयाबी है, मैं कहूँगी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी जो विपक्ष है, राजनीतिक विपक्ष है, उसको मिली है। और ख़ासकर उन लोगों को सांस लेने का मौका मिला है जो लोग अब तक तमाम तरह की जो हिंसा है, तमाम तरह का की जो धार्मिक धर्मांधता है, तमाम तरह की जो मुस्लिम विरोधी सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर हम गतिविधियां देख रहे हैं, जो लोग समझते हैं कि भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र की सरेआम हत्या करने की कोशिश हो रही है। उन लोगों के जरिए जिनको संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता ने चुना था, वो लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं, एक छोटी सी राहत की सांस ले रहे हैं कि क्या ये माना जाए कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर अभी भी जो कहा जा रहा था अंग्रेजी में डन डील, यानी कि ये मामला खत्म हो चुका है, ये डील सेटल हो चुकी है कि बीजेपी फिर से चुनाव जीतेगी, नरेंद्र मोदी 2024 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे। वो लोग ये कह रहे हैं कि गेम ऑन, यानी अभी ये खुला खेल है, मैदान खुला हुआ है, कोई भी जीत सकता है, हार सकता है, और ये भी संभव है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने। मेरे साथ एक खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है इस वक्त, जिनसे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ सबा नकवी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रही हैं, मेरे साथ खासकर जुड़ रहे हैं लंदन से, सीधे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से प्रोफेसर सुबीर सिन्हा, और साथ ही मेरे साथ मनीषा प्रियम भी जुड़ गई हैं, जानी मानी राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। तीनों मेहमानों के जरिए हम इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल जो मेरे मन में थे वो मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे पूछूंगी, और बाकी सवाल मैं उनके ऊपर छोड़ूंगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैं ये सोच रही थी कि राहुल गांधी एक अकेला ऐसा, मैं कहूँगी पॉलिटिशियन, चाहे वो विपक्ष या सत्ता पक्ष है तो कोई उम्मीद है ही नहीं, लेकिन विपक्ष का भी हम जिक्र करें तो सबसे बड़ा विपक्ष का नेता जो पिछले लगातार कई सालों से सीना ठोक के ये कह रहा है कि वो सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता के लिए और लोकतंत्र के लिए, उदारवादी लोकतंत्र के लिए वो व्यक्ति खड़ा हुआ है। बल्कि राहुल गांधी को इस बात का भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरीके से 150 दिनों की वो यात्रा निकाली, जिसको अगर एक वाक्य में मैं कहूँ तो एंटी कम्युनल, यानी कि धर्म जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता विरोधी, वो उन्होंने पूरी अपनी पद यात्रा की 150 दिनों की। पूरे देश का उन्होंने दौरा किया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। और राहुल गांधी का ये बयान आया कि देखिए, नफरत के बाजार में मैंने मोहब्बत की दुकान खोल ली है कर्नाटका इलेक्शंस के बाद। तो क्या ये वाकई माना जाए कि पहली बार पिछले एक दशक में सांप्रदायिकता को हार मिली है और सेक्युलरिज्म को जीत मिली है, या फिर ये कहना अभी जल्दबाजी होगी? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या वाकई जो बार बार जिस सवाल को उठाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी और भारत की जनता का जिस तरीके से एक इमोशनल, एक बहुत ही, मैं कहूँगी एक भावनात्मक जज्बाती रिश्ता बन गया है कि उन्हें अपने हालात की भी कोई फिक्र नहीं है। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि ये कमल पे जो आप वोट देंगे वो मुझे आप वोट दे रहे हैं। तो सीधे तौर पर मैं ये कह रही हूँ कि क्या ये कनेक्शन तोड़ा जा सकता है? इस तरह के कई सवाल मेरे पास हैं। मैं सबसे पहले सवाल आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि जब मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि क्या ये सेक्युलरिज्म की जीत और कम्युनलिज्म की हार है, ये इसका सरलीकरण करना हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, या आप समझती हैं कि कम से कम एक स्टेट में लिमिटेड इस बात को कहा जा सकता है सीमित रूप से? बिल्कुल आरुफ़ा, देखिए भाजपा ने अपनी साउथ इंडिया हिंदुत्व की लैबोरेटरी कर्नाटक को बनाने की कोशिश की। लेकिन मैं आपकी नज़र एक, क्योंकि मैं गई भी थी और मैं पिछला चुनाव भी मैंने कर्नाटक में कवर किया, आप समझ लीजिए वो तो बिल्कुल हार हुई है। ये लैबोरेटरी की हार हुई है। अ, लेकिन जो हुआ ये है, भाजपा के अंदर जो हुआ है वो है, जो लिंगायत वोट जो शिफ्ट हुआ है वो इसलिए हुआ क्योंकि जमीन पे कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण कॉन्स्पिरेसी थी। आप समझ लीजिए, हुआ ये है, जो पूरे साउथ इंडिया हम पॉलिटिक्स को लें
और वो महाराष्ट्र में फूले जी के साथ भी शुरू होता है। मैंने अभी आर्टिकल लिख के भेज दिया है, ये पहले दिन तो लिखा था, दूसरा क्योंकि हम गए थे और हम बीजेपी के लोगों से संपर्क में रहते हैं जो ओल्ड गार्ड होते हैं। उन्होंने क्या किया, आप लिंगायत को, आप 4 ब्राह्मण बैठ के लिंगायत को निकालने वाले हैं, उनको टिकट नहीं देंगे, और ये आप कर्नाटक में कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कुछ नहीं होगा। यही हुआ आरफा, लोग उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। और लेकिन जो बात चली, जो जुबान पे बात आई, वो कि ब्राह्मण हमको हटाएंगे। हमें जो मैसेजेस आए, क्योंकि हम जाके मिल चुके हैं उन लोगों से, 5 सालों से जानते हैं, आप जानती है, मैंने भाजपा को कवर किया। अब ये मत समझिए कि सब जगह बीजेपी वही है जो दिल्ली की बन गई है। मैंने तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सबके इंटरव्यूज ले चुके थे। हालांकि हम आउटलुक में भी हम पर हमला होता था कि हम लोग एंटी बीजेपी हैं, विनोद मेहता इतने बड़े एडिटर थे, लेकिन फिर भी वो बात करते थे। तो वही कर्नाटक की लीडरान ट्रेडिशनल वही है। और वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने सैबोटाज किया, लेकिन जब ये इशारा गया कि जो मठ का जो सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मठ वेलफेयरिज्म सबके लिए करते हैं। ये नहीं कि लिंगायत सिर्फ लिंगायत के लिए कर रहे हैं। लिंगायत जो धर्म है, जो उनका बासवा का जो मैसेज है, वो एंटी ब्राह्मण शुरुआत में हुआ था। बाद में वो हिंदू धर्म में इनकॉर्पोरेट होके अपने कुछ, उसमें बहुत सारे अलग अलग पक्ष हैं लिंगायत धर्म में। तो ये आप जो बड़ा झटका जो बीजेपी का बेस था, तो इसलिए झटका है क्योंकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं ब्राह्मण हमें निकाल रहे हैं। आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि लोग ये नहीं समझना चाहते हैं, गोदी मीडिया वाले बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत अहम, इसका असर आप मान के चलिए देवेंद्र फडणवीस जो बैठे हैं महाराष्ट्र में, उनपे भी होगा। वहां भी बहुत रेयर है, एक बार ही ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर, वो अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो ही सब कर रहे हैं। एक मनोहर जोशी बने थे शॉर्ट टाइम के लिए, वहां भी मराठा बनते हैं, दलित बनते हैं, ओबीसी बनते हैं। ये सब करीबी ये जो, तो भाजपा का जो मॉडल है वो बन गया। ये नहीं कि आप ऑर्गेनिक लीडरशिप को अलाउ करिए, जिस तरह से किया था पुरानी भाजपा ने। और सभा, आज मैं देख रही थी, एक ही अखबार का मैंने जायजा लिया, उसी अखबार में देखिए कि कर्नाटका के स्पोक्स पर्सन बीजेपी के कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर अपना डिपेंडेंस बीजेपी को कम करना पड़ेगा। जो इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है वो ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की स्टार पावर काफ़ी नहीं है। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधे, चाहे वो एडिटोरियल हो, खुद बीजेपी के अंदर के लोग सवाल उठा रहे हैं। और बीजेपी स्पोक्स पर्सन से ठीक ऊपर ऑपेड है जो ये कहता है अ होल न्यू कांग्रेस। तो जिस तरह से कांग्रेस के, जाहिर हम जानते हैं जो सूरज जो ऊपर होता है उसको सब सलाम करते हैं, बात सच है कि इस तरह के एडिटोरियल्स लिखे जाएंगे, लेकिन पहली बार बीजेपी के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी काफ़ी नहीं है। प्रोफेसर सुबीर सिन्हा, जब आप इस पूरी तस्वीर को देख रहे हैं वहाँ लंदन में बैठे हुए, तो मुझे बताइए कि बीजेपी का जो पॉलिटिकल प्लैंक हमने देखा है, उन्होंने काफ़ी इलेक्शंस जीते हैं, हालांकि हारे भी हैं। ये भी एक बड़ा झूठ है कि पूरे राष्ट्र पे बीजेपी का कब्जा है। ये सच ये है फिलहाल इस वक्त कि पूरे तरीके से बीजेपी मुक्त हो गया है दक्षिण भारत। लेकिन दो पॉलिटिकल प्लैंक्स बीजेपी के, पहला उनका होता है मुस्लिम विरोध और दूसरा उनका होता है हाइपर नेशनलिज्म या अति राष्ट्रवाद, या मैं कहूँगी एक तरह का झूठा ऐसा राष्ट्रवाद जो दूसरों से नफरत पर आधारित होता है। इन दोनों चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करने की, लागू करने की कोशिश कर्नाटका में हुई कि जिस तरीके की आइडियोलॉजी, विचारधारा राष्ट्रीय स्तर पर होगी, कर्नाटका में भी हम जो हाई कमांड कल्चर है उसी से कर्नाटका को हम चलाएंगे। क्या आपको लगता है कि इससे जो हमारे देश की जो विविधता है, जो एक फेडरलिज्म है, उसका भी एक पलटवार है ये? जी बिल्कुल। और अगर आप देख लें, जैसे कि सभा जी ने कहा, ये आज से नहीं, मतलब कुछ सालों से इनकी कोशिश रही है कि एक हिंदू यूनिटी जिसको ये लोग कह रहे हैं उसको कंसोलिडेट किया जाए, और उसको कंसोलिडेट करने के लिए मुसलमानों के ऊपर वार या मतलब एक्चुअल अटैक या फिर लैंग्वेज के डिस्कोर्स से आप अटैक करें। मगर वो बिल्कुल विफल हुआ, और विफल होने का मतलब ये है कि आप लोगों ने तो खैर ग्राउंड पे कवर किया है, रिपोर्ट्स हमने भी देखे कि साहब जो हिंदू फार्मर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारी डिपेंडेंस है ऑन मुस्लिम ट्रेडर्स, और उस तरह की जो मतलब एवरीडे लाइफ में जो लिंक्स बनी हुई हैं अभी भी, वो मतलब जाहिर है कि वो पूरी टूटी नहीं है कर्नाटक में। मेरे ख्याल से देश में बहुत अलग इलाकों में ऐसा हुआ है कि फासला जो बना है वो अभी तक बना ही हुआ है,
मगर कर्नाटक में इनकी सारी कोशिशों के बावजूद वैसा नहीं हो पाया। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उस रिएक्शन देखें, ख़ास करके बीजेपी के जो हार्डकोर सपोर्टर्स हैं, उनके रिएक्शंस में 2 चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। एक तो ये कि बार-बार एक आ रहा है मीम कि भई मुसलमानों ने एकजुट होकर के कांग्रेस को सपोर्ट किया और हिंदुओं ने नहीं किया। तो एक तरह से आप देखिए कि उनकी तरफ से ये खुद ये एडमिशन है कि भई हमारी जो प्रोजेक्ट थी ऑफ हिंदू यूनिटी वो फेल हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने क्या सबक सीखा है इसमें से? अब बहुत जगह आपने कहा ना कि मतलब पार्टी के अंदर नहीं, अंदर बट से आवाज़ें बट आ रही प्रोफेसर साहब ये तो बहुत अच्छी बात आजकल मानी जाने लगी है कि हिंदू एकता बहुत अच्छी बात है। ये देश हिंदुओं का है, उसके बावजूद भी यहाँ 80% लोगों को ही एकजुट होने की ज़रूरत है। जिनकी तादाद कम है, उन्हें एकजुट होने जी। की ज़रूरत नहीं है। जी, और आप देख लीजिए कि इनकी पार्टी के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं, एक तो ये कि अब नुपुर शर्मा और राजा सिंह जैसे लोगों को खड़ा कर दिया जाए और उनको पूरी छूट दी जाए। आज मेरे ख़्याल से एक बयान भी आया है सिकंदराबाद के एमपी का कि भई हम उनको वापस लेना चाहते हैं पार्टी में। तो ये एक तरह से और एक्सट्रीम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो कि मेरे ख़्याल से इनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। एंड फाइनली मैं एक और बात अभी बता दूँ कि काफ़ी जो मेरे व्हाट्सऐप और ट्विटर वाले हिंदुत्व अकाउंट्स को मैं फ़ॉलो करता हूँ, उसमें एक बड़ी आवाज़ आ रही है कि भई अब ये मॉडल जो है मोदी की लीडरशिप वाला मॉडल, वो तो बिल्कुल फ़ेल हो चुका है, क्योंकि जैसे आपने कहा सारी इलेक्शन ही लड़ी गई थी कि भई मोदी के नाम पे, योगी जी के नाम पे लोग अब कह रहे हैं कि भई उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए। 9 साल इनके हो गए, अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है और हम इस तरह से इलेक्शन हारते रहे, वो नहीं होगा। तो एक इलेक्शन हारने के बाद भाजपा की जो अभी फ़िलहाल हालत है और उनके फ़ॉलोअर्स की जो हालत दिख रही है सोशल मीडिया के अंदर, तो एक खोखलापन जो है इनकी पॉलिटिकल मॉडल का और पॉलिटिकल कैंपेन करने की शैली का, वो मेरे ख़्याल से बिल्कुल ज़ाहिर अभी दिख रहा है। तो इनके लिए जो लेसन्स हैं, वो कोई आसान लेसन्स नहीं है, क्योंकि अगर आप जिस तरह से भी इसको यानी ये कहा जो जा रहा था अब तक कि 700 साल बाद या 1200 साल बाद देश को पहला हिंदुओं का नेता मिला है, वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, पिछले 20 साल से तो लगातार बने हुए हैं, वो सब कुछ गलत था। नरेंद्र मोदी एक चुनाव हार गए तो सब कुछ दिल से उतार दिया, उनको नजरों से उतार दिया। क्योंकि अभी तक तो इनके नेतृत्व के ऊपर कोई सवाल, और खास करके सीरियस सवाल, अब इनके पार्टी के अंदर से या इनकी फॉर्मेशन के अंदर से तो आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी आएगा तो मोदी ही, हमने तो कितने दफ़े सुना है, हज़ारों दफ़े हमें कहा गया होगा कि आएगा तो मोदी ही। और एक इलेक्शन हारने के बाद जो 2024 डन डील है, ये तो हम 50 साल या 100 साल और राज करेंगे। अब आप देखिए कि उनकी अपनी कन्वर्सेशंस के अंदर एक खलबली मची हुई है। उनके मेन इन्फ्लुएंसर्स या उनके मेन जो स्पोक्स पीपल आते हैं टेलीविज़न वगैरह पे, वो उन्होंने अपना आपा खोया हुआ है, उनकी ज़ुबान से गालियाँ निकल रही हैं। तो ये तो मतलब मेरे ख़्याल से बिल्कुल ऑब्वियस है कि उनको बहुत गहरी चोट लगी है, और इस चोट को वो कैसे रिएक्ट करें, उनके पास कोई रेडीमेड आंसर अभी तक नहीं है। जी हाँ। मनीषा प्रियम जी, ये बताइए कि जिस तरह से कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही, जब भी मैं ट्वीट करती हूँ तो कहते हैं रोते रहिए इस तरह, 50 साल आपको रोना पड़ेगा। अभी तो 50 साल तक नरेंद्र मोदी को सहना पड़ेगा, अभी तो ये मोदी है फिर योगी आएगा। इस तरह की बातें, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई नासमझ जो एनोनिमस ट्विटर ट्रोल्स हैं ये बातें करते हैं, बल्कि बाकायदा भाजपा आरएसएस की पूरी मशीनरी से जुड़े हुए जो लोग, जिन्होंने मोदी और आरएसएस को बनाया है, जो वो हैं, वो बात तो चलिए दरकिनार है। दूसरी बात अब ये है कि राहुल गांधी को लेकर एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं कि राहुल गांधी की ये विचारधारा की लड़ाई वो जीत गए हैं। क्या आप इसको इतना वजन देना चाहती हैं, या आपको लगता है कि जो सेक्युलर खेमा है वो कुछ ज़्यादा उत्साहित हो रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले एक रिसर्चर हूँ और ज़मीन की बात सुनती हूँ, लोगों की बात सुनती हूँ। और आपको पहली बात मैं बताऊँ कि हम जो ये शहरी अर्बन कैद में रहते हैं, तो कहीं जो जब धरती जो है वो धड़कती है और पृथ्वी फटती है, कई कवि हैं, फैज़ हैं, मेरे अपने राज्य में रामधारी सिंह दिनकर हैं, और इन सब में एक ही चीज़ कही जाती है कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। तो ये जनता कौन थी? और हमारे जैसे लोग जो कि तरह-तरह से अर्बन अपार्टमेंट्स में कैद हैं और ट्विटर और फलाँ-चिलाँ, ये उन लोगों का मत है जो ट्विटर नहीं फॉलो करते। और सबसे बड़ी बात कर्नाटक के बारे में क्या है, वो ये है कि 98 सीटें, लगभग 98 100 के करीब पहुँच जाता है। 98 की गिनती तक बच्चे भी 99 नहीं करते और 100 पहुँच जाते हैं सीधे। 98 में से 60 रूरल सीट्स जो हैं, वो कांग्रेस के खाते में आई हैं। तो कई बार जब धरती धड़-धड़ करती है और फटती है, तो वो फट के जो आवाज़ निकलती है, वो फट के लोगों ने अपनी आवाज़ को सामने रखा है।
और कर्नाटक के चुनावों को मैं बहुत नजदीक से देखती हूँ, लोगों से बातचीत करती हूँ। महिलाओं ने पहले भी मुझे कहा था कि नम्मा मता, वोट इज मत फॉर देम, नम्मा हक्कू। तो जब हम समझते हैं कि नहीं ट्विटर पे हक की लड़ाई हो रही है, ट्विटर मत फॉलो कीजिए, छोड़ दीजिए ना। क्यों सब्सक्राइब करते हैं उस चीज को, उसको 4 आने की और ठन्नी की, हम क्यों उसको देने जाते हैं? वो आप लोगों की बात सुनिए, उसको लिखिए, उसको पिरोइए। तो पिरो के क्या निकला कर्नाटक से? पिरो की तो इतनी बड़ी बात निकली कि अभी जब आपसे मैं बात कर रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि अडांडा करियप्पा ने, जो स्टेट वहां का थिएटर का हुआ है, उससे रिजाइन किया है। टिप्पू गारू निंजा, उन्होंने जो लिखा कि टिप्पू के दिवा स्वप्न, और टिप्पू के दिवा स्वप्न क्या थे कि निंजे गौड़ा, उरी गौड़ा का उन्होंने लिख दिया। उस पर कहा गया, मुनिरत्ना ने कहा कि मैं इसे फिल्म भी बना डालूंगा। तो आज ये लोगों का मत है जो कि फोर्स कर रहा है। तो एक तरह से आप देखिए कि सेकुलर भी, आप जो कहती हैं, क्या बुलाती है मैं नहीं पता, कुछ आपने कहा कि सेकुलर खेमे, जो कुछ भी आपने कहा, कोई खेमा नहीं है। ये लोग आके आपको कह रहे हैं कि जो ग्रास रूट्स हिंदुत्व की पूरी, कि तुम्हें एक उगाड़ी पे 1 सिलेंडर देंगे, दिवाली पे 1 सिलेंडर देंगे। तो उन्होंने बोला कि गरीबी का ये मॉडल हमको नहीं पसंद, कि 12 महीने में 3 महीने जब उगाड़ी आएगा और उसके बाद दिवाली आएगी और एक गणेश उत्सव आएगा, तो 3 महीने तुम 3 सिलेंडर दोगे। और जिसके घर उगाड़ी नहीं मनती हो क्या करेगा, जिसके घर दिवाली नहीं मनती हो क्या करेगा। और ये तीनों पर्व अगर आप देखिए तो ये सब जो एक उत्तरार्ध है भारतीय माहों का, उस चक्र में गर्मी के बाद आप 3 दे दीजिएगा। जब सुखाड़ है, कृषि से कोई आमदनी नहीं है, उसका चूल्हा जलेगा कैसे? तो लोगों ने देख, किसी के पास अगर रहेगा 10 किलो चावल के लिए, लोग इतनी तपती धूप में कतारबद्ध होके, ऊपर से महिलाएं आके मत नहीं डालेंगी अगर उनकी अपनी स्थिति साड़ी इतनी चिथड़ी हो चुकी है कि वो किसी तरह से अब चल नहीं रहा है। तो ये आवाज को बयान और दर्ज किया गया है। ये हर खेमा समझ ले कि ये खेमा कि वो खेमा, कि अति गरीबी की भी परिस्थिति में भारत में जो कुछ आमूल परिवर्तन हुए हैं वो गरीब की आवाज पर हुए हैं। भारत का लिबरल सो कॉल्ड विद इन कोट्स मिडिल क्लास फिर सवालिया निशान पे है। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उतना ज्यादा बिगेटेड। मॉडर्नेशन स्टडीज के एक पेपर में हमने कई डेटा प्रस्तुत किया, और इस बार के चुनाव में भी, चुनाव की पूर्व संध्या में जो कुछ सर्वेक्षण आए, उन्होंने यही कहा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूं कि अब भाजपा की बात आप कर रही थी, अब भाजपा, चलिए मैं तो मेरा तो किसी से कोई बैर नहीं, मैं ना इस दल में हूं ना उस दल में हूं, लेकिन भाजपा ने नए नेता खड़ा किए, सबकी जात देख के खड़ी की, बोला कि हम जात की राजनीति नहीं करेंगे, हम करेंगे एक क्रॉस कास्ट हिंदुत्व की करेंगे। लेकिन उसमें नए नेता जो थे वो, उनकी भी जात थी। सीटी रवि जो थे गौड़ा थे, गौड़ाओं का एक मुख्य इलाका है चिकमंगलूर के पास, वहां से वो खड़े होते हैं। वहां जितने वर्कर्स गए थे उसमें पटना से मेरे कई साथी थे, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ भी बहुत बड़ा लफड़ा है। एक गुफा है, उसमें फला जी की पीठ जी है, उसके बगल में एक दरगाह जी है। तो भारत यही है, जमीन है, उस पर पीठ जी भी है, दरगाह जी भी है। लेकिन क्या वहां पे किससे नेता बने फिले थे ये, कि वहां मंदिर में, जब छोटे मंदिर में मेला लगेगा, उसमें मुसलमान जो है अपनी दुकान मत लगाएं। मुसलमान की दुकान में मिलेगा क्या? मुसलमान की दुकान में मिलेगी चूड़ी, मुसलमान की दुकान में मिलेगी बिंदी, मुसलमान की दुकान में मिलेगी ये बद्दी। और इन सब की कुल कीमत, कोई महिला जो उस मेले में जाती है उसके पास 10 रुपया से ज्यादा नहीं होता। वो अर्फा जी, मैं जस्ट कंक्लूड कर रही हूँ कि ये मॉडल हिंदुत्व का, कोई महिला मेला में जाए क्यों, जो ना बिंदी मिले, ना चूड़ी मिले, ना धग्गी मिले, ना बद्दा मिले। तो ये किसी के समझ में नहीं आया कि क्या था। बिल्कुल। तो एक तरह से लोग जो है वो सोशल थ्योरी से रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से करते हैं, और अपने एक्सपीरियंस से रिजेक्ट करके आज करियप्पा जी अपने इतिहास की किताब लेकर के और अपना इस्तीफानामा दे करके, और उनकी बड़ी भद्दी भद्दी स्पीचेस हुई हैं, वो सब लेकर के, और वो वहां से कम थिएटर का जो साम्राज्य है वो खाली करके जा रहा है। सबा नकवी साहिबा, ये बात तो सही है, गरीबों की बात, ये बात बिल्कुल ठीक कह रही है मनीषा प्रियम। और साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि ये पूरी जो सांप्रदायिक राजनीति है ये सिर्फ इसीलिए उफान पर आती है ताकि गरीबों की आवाज़ दबाई जा सके। लेकिन ये बात हमने उत्तर प्रदेश में नहीं देखी। जिस गुर्बत का जिक्र करें, कर्नाटका तो काफ़ी प्रॉस्परस स्टेट है, काफ़ी अच्छे खासे अमीर लोग हैं वहाँ, उतनी गुर्बत नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश या बिहार या उड़ीसा या असम बाकी इलाकों में हम देखेंगे। वहाँ ऐसे लोगों से भी मिली उत्तर प्रदेश इलेक्शन में
कि जिसमें 10 लोगों में से 5 लोग कोविड में मर गए थे और उन लोगों ने कहा कि भाई 5 लोग भी इसलिए बच गए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी थी। और जिस राशन का वो जिक्र कर रही हैं, 5 किलो राशन पे लोग अपने अपने घर के 5 सदस्यों की मौत को भूल गए। और उसको मौत को नहीं बल्कि मैं उसको हत्या कहती हूँ, क्योंकि उन लोगों को बचाया जा सकता था अगर सही वक्त पर सही कदम लिया जाता और अगर उनके टीके लगाए जाते। तो सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि चलिए ये तो बहस हम ज़रूर करेंगे अमीर गरीब वाली, लेकिन ये बताइए कि अब जब इलेक्शन में आगे, जब मध्य प्रदेश का चुनाव होगा, राजस्थान होगा, छत्तीसगढ़ होगा, इसके बाद फिर आखिरकार 2024 का चुनाव भी है, ऐसे में जो ये आइडियोलॉजिकल बैटलफील्ड है, मनीषा जी कह रही हैं कि मैं इधर की भी हूँ उधर की भी हूँ, लेकिन मैं जिक्र कर रही हूँ उन लोगों का जो सिर्फ उधर के ही हैं, यानी जो अभी तक ये कहते हैं कि उनका जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है वो सेक्युलरिज्म है। ऐसे लोगों को क्या हौसला मिला है, क्या ताकत मिली है कि उनको अब सॉफ्ट हिंदुत्व करने की ज़रूरत नहीं है, उनको मुसलमानों की चूड़ी बिंदी की दुकानों को बंद कराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हलाल मीट की दुकानों को बंद कराने की ज़रूरत नहीं है? सबा नकवी? जहाँ जो वो उसको बोलते हैं बाबा बुडनगिरी, बहुत ही खूबसूरत इलाका है चिकमगलूर में। शायद हिंदुस्तान में ऐसी हवा आपको मिलेगी नहीं, कॉफी प्लांटेशन। कहा जाता है कि वो कॉफी लाए थे हिंदुस्तान में सूफी संत के तरह। दूसरी तरफ हिंदुत्व वाले कहते हैं कि वो एक देवता है, और उसको जो सिंक्रेटिक हमारा जो कॉम्पोजिट कल्चर का जो एक एग्जाम्पल हो सकता था, उसको बना दिया हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट का। लेकिन फिर भी मैं सीटी रवि को भी जानती हूँ, इतने खूबसूरत इलाके में इतने भद्दे से शख्स जिनसे कोई मजेदार बात हो ही नहीं सकती। हालांकि वहां पे तो, लेकिन सच में आरफा, उस जगह की जो हवा है वो कॉफी प्लांटेशंस के बीच में, क्या बात है। देखिए, कर्नाटक में लोग इतने गरीब हैं नहीं जितने कि उत्तर प्रदेश में है, नंबर 1। नंबर 2, तो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते। ये वो स्टेट्स हैं, ये साउथ इंडियन के स्टेट्स हैं जहां पॉपुलेशन कंट्रोल में आ रहा है, जहां वो उनके लिए जो सेंट्रल पूल के मुद्दे ये होते हैं कि हम पैसे दे रहे हैं और सारा नॉर्थ में जा रहा है। नॉर्थ में गरीबी है, लोगों के, मैं समझाती हूँ स्टूडेंट्स को, कभी कभी बच्चे ज्यादा होते हैं जब बच्चे गुजर जाते हैं। जब आप पढ़े लिखे होते हैं, सब साधन मिल जाते हैं, तब आप तो तमिलनाडु का भी लाइफ, एनीवे मैं डाइवर्ट कर रही हूँ। देखिए, इससे बहुत ही बड़ा चुनाव हो गया ये, क्योंकि रिजल्ट क्लोज नहीं था, रिजल्ट कंक्लूसिव था। हिंदुत्व रिजेक्ट हुआ, नरेंद्र मोदी रिजेक्ट हुए, बीजेपी का जो मॉडल है, आप ये भी समझ लीजिए। इसलिए आपने ये जो हमारे जो संघ के जो अधिकारी हैं, जो उन्होंने लोकल लीडरान को हटा के, वो हर जगह यही हो रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, आपने कभी रमन सिंह का नाम सुना है? सालों तक वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूरा कंट्रोल संघ के लोगों के हाथ में है। वहां भी छुटपुट हिंदू मुस्लिम मुद्दे छेड़े जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो शिवराज इस बार तो बने हैं डिफेक्शंस के बाद, उनके खिलाफ वो भी पूरा, वो अब तो बिल्कुल पैर मोदी जी और योगी जी की छूने के लिए रेडी हैं। राजस्थान में जहां बीजेपी के पास एक मजबूत स्टेट लीडर है वसुंधरा राजे, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप हाई कमांड जो अब सब चलाता है वो उनको ट्रस्ट नहीं करता है। तो बीजेपी का ये जो मॉडल है, ये सिर्फ मोदी मॉडल नहीं है, ये है सबको आप निकालिए और आरएसएस चलाएगा, स्टेट बाय स्टेट आरएसएस ग्राउंडेड लीडर को ह्यूमिलेट करेगा। ये उन्होंने हिमाचल में किया और उसका भी नुकसान हुआ। कांग्रेस नैरो विक्ट्री वहां मिली, यहां तो बिल्कुल सत्यानाश हो गया। एक तो भाजपा ने सब गलत किया, दूसरी तरफ कांग्रेस ने बहुत ही वेल कोरियोग्राफ कैंपेन किया। और इसमें जो 2-3 चीजें जो नई है, जो हर जगह अब ले जाएंगी, जिस तरह से उनका सोशल मीडिया, मैं उन लोगों को जानती भी हूँ जिन्होंने किया, बहुत ही केयरफुली। अरफा, आप गौर करिए कि हमको दिल्ली के सोशल मीडिया फीड में लग रहा है राहुल प्रियंका की बात हो रही है, वहां हर एडवर्टाइजमेंट कन्नडा में सीतारमैया के नाम, डीके के नाम हुआ। उन्होंने एक स्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशन डीके और सीतारमैया के बीच, वो ट्विटर में भी चला। ये बहुत वेल थॉट आउट सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंट कर्नाटक के अंदर चलाया। वही लोग अब चलाएंगे
तेलंगाना में, उनमें से एक तो तेलंगाना के हैं, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, मतलब रिटायर्ड नहीं है, एक जिन्होंने छोड़ा आईएएस, मैंगलोर के थे, तमिल है। ये इन लोगों ने अपना ये इस तरह का कैंपेन कांग्रेस में हमने एक डेकेड तक नहीं देखा। प्लान्ड, कोरियोग्राफ, विदाउट द हाइप की हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर करा रहे हैं, उन्होंने जिताया, वो सब नहीं हुआ। ये चुपचाप से बैठे हुए। लेकिन आप क्या करिए, हम लोग गलती कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी की वाह कर रही है। नहीं, और सबा ये अच्छी बात भी है जिसको मनीषा प्रियम भी कह रही हैं और आप भी कह रही हैं, अच्छी बात है कि कम से कम कोई एक व्यक्ति या एक कंपनी ये ना सोचे कि ये कोई ऐसा उत्पाद है लोगों का, ऐसा कोई प्रोडक्ट्स बन गए हैं लोग के सिर्फ एक इलेक्शन मैनेजर आके चुनाव जिता सकता है या हरा सकता है। लेकिन ये कांग्रेस के अंदर से हुआ है। और ये लोग जब आप इतनी अकल के साथ इतने, और जो आप डीके, अगर आपने नहीं देखा है आप देख लीजिए जरूर जाके, इन्होंने रिलीज किया डीके और सिद्धारमैया के बीच में कॉन्वर्सेशन। जी हाँ, वो वीडियो देखे थे हमने बाकायदा। में बात हो रही है लेकिन सब ट्रांसलेटेड है, मजेदार कॉन्वर्सेशन है, बहुत चला है, ऐसी चीजें बहुत चली है और लोकल कैंपेन उन्होंने बनाया और ये लोग समझते हैं जी। और सोशल जस्टिस, सबसे मैं एक चीज कहना चाहूंगी, इस बीच कांग्रेस ने एक प्लैंक मिल गया है इस चुनाव के बीच, जो तमिलनाडु का है, बिहार का है, वो है सोशल जस्टिस प्लान। राहुल गांधी कह चुके हैं ये अब पार्टी इसको लेकर चलेगी आगे। चलिए, बस मेरा हो गया, आपका समय भी। हाँ, प्रोफेसर सुबीर सिन्हा, ये भी उन लोगों को याद रखना चाहिए, समझते हैं कि दक्षिण भारत कोई और दूसरी जमीन है, राम मनोहर लोहिया से प्रभावित ये जमीन रही है। जिन मठों का जिक्र किया सबा नकवी ने, उनको भी हमें याद रखना पड़ेगा कि वहाँ जो धार्मिक मठों की बात नहीं थी, वो मठ कांग्रेस पार्टी के अभी का जो मैनिफेस्टो है, मैं कन्नड़ा में उसको ठीक से पढ़ नहीं पाई, लेकिन अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन भी ये कहता है कि सारे समुदाय, सारी कम्युनिटीज के लिए काम करने वाला, सर्वहारा को देखने वाला ये मैनिफेस्टो होगा। अब मुझे बताइए कि चूंकि ये इतना बल मिल गया है, ये एक तरह से जमीन से खड़ी हो गई है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को भी ताकत मिल रही है। मैं और दूसरे विपक्षी नेताओं से भी चुनाव रिजल्ट के दिन भी मैं बातचीत कर रही थी, सबको लग रहा है कि डॉक्टर मनोज झा ने कहा कि एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है। अब इस ब्रीदिंग स्पेस का किया जाएगा, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की, बाकी जो पार्टियां हैं उनके साथ आएंगी उनकी, कि इसी जो छोटा सा एक पायदान मिल गया है, इस पे कैसे अपना महल खड़ा करेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं आपकी सॉफ्ट हिंदुत्व वाले कमेंट से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। मैं उस लेबल पे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करता हूँ, इसलिए कि हमारे देश के अंदर लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं। ये ज़रूरी था कि एक तरह से आप लोगों को दिखाइए कि साहब हम भी करते हैं पूजा पाठ, लेकिन हमको कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं पसंद है, व्हिच इज़ द मेजॉरिटी ऑफ द वोट। आप सब जगह जाके देखिए, तो दिस वाज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू मेक। सेकेंडली, मेरे ख्याल से उन्होंने काफी फ्रंट फुट पे इसको टैकल किया। जब आपने वो स्टेटमेंट दे दिया कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, वो काफी ब्रेव स्टेटमेंट है। और उसका, जैसे कि आज एजाज अशरफ के भी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इस स्टेप को लेने के लिए किस्म का कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि आपके खिलाफ सारी भाजपा की मशीनरी है और उसकी पूरी आइडियोलॉजिकल और मीडिया मशीनरी खड़ी है और वो और कम्युनलाइज करना चाह रही है, और आपने फ्रंट फुट पे जाकर के उसको अटैक किया कि जब हम इस तरह के कम्युनलिज्म के खिलाफ हैं। ये जो मॉडल है कि आप सब जगह जाएं और अपने आप को साथ साथ ये भी बताएं कि भाई हम भी मतलब पूजा करने वाले हिंदू लोग हैं, मगर हमारी राजनीति इनके खिलाफ है और इनसे बिल्कुल भिन्न है, ये काफी सिग्निफिकेंट पॉइंट है। दूसरी चीज ये कि मेरे ख्याल से भाजपा एक ट्रैप में फंसी हुई है फिलहाल, और फंसते जाएगी। वो ये कि ये अपने आप को और रेडिकलाइज करेगी। अभी और 2024 के बीच में इनके पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी फॉलोइंग को इतना रेडिकलाइज किया हुआ है, यहाँ तक कि अब बातें चल रही हैं कि योगी आ जाएं और मोदी चले जाएं, तो एक ये और कम्युनल इनकी कैंपेन होगी। और जहां जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है, जैसे बिहार में ही आप देख लीजिए, जो कार्रवाई अभी हाल में उन्होंने की है बजरंग दल के खिलाफ, ये इन लोगों के, मेरे ख्याल से भाजपा ने कुछ एरियाज को नॉमिनेट किया हुआ है कि यहाँ पे हम पोलराइजेशन करेंगे और इसमें बजरंग दल का रोल काफी अहम होगा। बैन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कानून के दायरे के अंदर जितने कदम आपके पास हैं उठाने के लायक, और आपके पास जो मतलब तंत्र यंत्र मंत्र हैं ऑफ स्टेट पावर, उसका इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप बैकफुट पे चले जाएंगे। और इस कैंपेन से अगर एक
लेसन किसी को भी लेना चाहिए वो ये है कि आपको फ्रंट फुट पे खेलना है। और तीसरी बात मैं बता दूं, मेरे हिसाब से इंडियन इलेक्टरल एंड पॉलिटिकल मैप जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है। कोई भी पार्टी अगर ये सोच के चले कि जो सबक हमने कर्नाटक में सीखे वो हम सब जगह लागू कर दें तो वैसा नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि एक उसमें बहुत बड़ा ये एलिमेंट ये है कि अलग-अलग राज्यों में, जो कि कर्नाटक में नहीं था, रीजनल पार्टीज हैं जिनकी अपनी पकड़ है और उनका अपना बेस है। जी तो हाँ। एक सेल्फ लिमिटेशन की ज़रूरत है कांग्रेस की तरफ से भी और बाकी पार्टीज की तरफ से भी, कि जब आपकी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो तो जिस तरह के एजेंडा आपने बताया तमिलनाडु या कर्नाटक की इलेक्शंस में चली हैं, उसको तो आपको सेंटर करना ही पड़ेगा क्योंकि वो प्रो पुअर हैं। मगर साथ-साथ एक अकोमोडेशन भी ज़रूरी है कि जिस रीजनल पार्टीज के साथ जो आएंगी अलायंस में उनकी अपनी क्या एम्बिशंस हैं, और बिल्कुल। कांग्रेस ऐसा नहीं अपीयर होना चाहिए जैसे आज बीजेपी अपीयर होती है। जी हाँ, मैं इसी सवाल को आगे बढ़ा देती हूँ, इसी सवाल को एक्सटेंड कर देती हूँ। बिल्कुल संक्षेप में मनीषा प्रियम जी, जो सवाल हम यहाँ पे उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई 2-4 साल का वक़्त बाकी है, सिर्फ़ 1 साल का वक़्त है। मुझे बताइए कि अभी फ़िलहाल 2024 का नक्शा आप कैसे देख रही हैं? इस सब के बावजूद कि अब बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत है, प्रोफ़ेसर साहब कह रहे हैं कि अलग-अलग जो हैं तरह-तरह के भिन्न-भिन्न प्रकार के राज्य हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार के समाज और राजनीति है। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए 2024 का नक्शा। भारत में 2024 का राजनीतिक नक्शा, खास करके 2024 के मई 19-20 को कैसा दिखेगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और जो भी इस बात को अभी कहता हो कि हाँ बता सकते हैं, वो खुद भी नहीं जानता कि नक्शा होगा क्या। मुश्किल क्या है कि जो बातें विंध्य के नीचे दक्षिण के राज्यों की कही जाती हैं, इन सभी राज्यों में एक्सटेंसिव मूवमेंट्स अलग-अलग तरीके से सोशल इनइक्वालिटी हटाने के लिए की जा चुकी है। अब आप जहाँ कर्नाटक में आती हैं तो यहाँ दुविधा जोन क्यों दिखता है? क्योंकि कर्नाटक में धर्म के दायरे से भी वाचना और बासवन्ना की बातें जो इक्वालिटी के लिए हुई, मैसूर में जो वो मद्रास की तरह नॉन ब्राह्मण मूवमेंट हुआ, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, और वहाँ के राजा जो थे वो 1930 में ही उनको अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशंस देना पड़ा। और वहाँ का जो रिजर्वेशन का मॉडल है वो अलग है, वो एक इंक्लूसिव मॉडल है। तो अलग-अलग तरीके से तमिलनाडु में द्रविड़ आइडियोलॉजी के चलते, केरल में वामपंथी लेफ्ट ऑफ सेंटर आइडियोलॉजी के चलते, लेकिन मैसिव इगैलिटेरियन सोशल वेलफेयर के चलते, और कर्नाटक में किन्हीं अन्य कारणों से। उत्तर के राज्यों में, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में, ऐसे मूवमेंट्स हमने नहीं देखे हैं। यहाँ एक्सटेंसिव इनइक्वालिटी है, बड़ी जातियों का अभी भी बड़ा दबदबा है, और एक तरह से वन ऑन वन कोरिलेशन है कि बड़ी जातियां अभी भी सोचती हैं कि एक मिथिकल मनु के नाम का हिंदू राज्य जब होगा तो हम उसके राजा बनेंगे। और ये गलत है सोचना कि इसका राजा केवल ब्राह्मण है, इसका राजा अनेक भेष धर लेता है। इसका राजा, उत्तर प्रदेश आप जाइएगा, पूर्वांचल में खास करके, तो ठाकुरवाद का चोला पहनता है। कहीं और आप जाइएगा तो आपको किसी और जाति का दिखेगा। लेकिन कहीं भी प्रभुत्व वाली राजनीति जो है, जब तक उसको लोगों ने हिलाया ना हो तब तक आपको उसको हराना मुश्किल है। और प्रभुत्व वाली राजनीति के साथ केवल ये मत समझिए कि धर्म नारायण कर लेती है। कमर्शियल प्रोपेगेंडा, ट्विटर, फेसबुक, आज तो ये बाबा लोग जो है इन लोग के नाम पे मंदिर बना, ट्विटर मंदिर बना देना चाहिए, फेसबुक का मंदिर बना देना चाहिए, जिसपे तरह तरह, व्हाट्सएप तो खैर कमाल चीज है, उसके नाम पे तो विश्वविद्यालय खुल ही चुका है, डिग्री फर्जी सबसे ज्यादा वही मिलती है। तो ये सब कहाँ प्रमोट होता है? अब मैं जाती हूँ जब पटना तो मुझे बताया जाता है कि आओ आओ इस जगह फलाना अगड़ी जाति, तो मुझे दिखता है कि ये अगड़ी जातियां जो है जयप्रकाश के मूवमेंट में आगे थी, लेकिन आज व्हाट्सएप के सामने इतनी झुकी हुई हैं कि वो पढ़ना लिखना छोड़ के और व्हाट्सएप का ज्ञानवर्धन कर रही हैं। तो बड़ी कठिन लड़ाई है। कोई भी अगर समझता है कि एक जगह परचम लहराया तो भारत भी वैसे ही आबाद होगा, तो भारत की रूपरेखा बदलने के लिए वैश्वीकरण के जो ये घटिया फोर्सेस हैं, कमर्शियलाइजेशन के दो कौड़ी के जो फोर्सेस हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। और इनके खिलाफ जो लड़ाई है वो आज भी कलम की लड़ाई है। एक टूटी हुई कलम और कूची से भी लिख डालिए, एक कविता तो लिखिए, एक शेर तो अर्ज कीजिए कि इतनी बड़ी विक्ट्री जो हुई है, भले हिंदुस्तान आपका ना हो, लेकिन हिंदुस्तान के सामने गरीबों का एक नज्म पेश कीजिए, वो लोकतंत्र की आवाज होगी। आज ये नहीं देखना कि राजनीति का चित्र क्या होगा, लोगों की आवाज में कैद कीजिए एक नज्म को, ये वो दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीषा प्रियम, बहुत शानदार आप बोलती हैं
और किस तरह से धारा प्रवाह तरीके से बोलती हैं। हालांकि एक बात में ज़रूर मुझे असहमति होगी कि सोशल मीडिया के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मुझे लगता है सोशल मीडिया का गरीबों के लिए सोचने वाले लोगों ने भी बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया है, और ये भी एक अलग तरह की, मैं कहूँगी कि एक तरह का जंग का मैदान बन गया है, जहाँ भी जीतना बहुत ज़रूरी है, असली दुनिया में भी और वर्चुअल वर्ल्ड में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि 2024 के लिए कुछ भी कहना अभी भी वाकई असंभव लगता है। नरेंद्र मोदी ने हम जैसे लोगों का काम बहुत मुश्किल कर दिया है। कर्नाटका हार के कि अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई देखिए 2024 में देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।